MTAR एक ऐसी कंपनी जो प्रिसिजन कंपोनेंट्स बनाती है और नेशनल इंपॉर्टेंस के काफी सारे प्रोजेक्ट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, अभी तक आपने और हमने साथ में मिलकर काफी सारे आईपीओ रिव्यूज करे हैं, पर ये थोड़ा यूनिक होने वाला है क्योंकि ये कंपनी ही बहुत यूनिक होने वाली है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंटर्स, कंपनी कौन कौन से काम करती है और वहां से कितना रेवेन्यू आता है। सेकंड आप और हम समझने वाले हैं कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पॉइंटर्स और क्या है कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। नेक्स्ट हम समझेंगे आईपीओ डेट्स क्या है और आईपीओ में अप्लाई करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फाइनली फोर्थ पॉइंट होने वाला है जिस सिंप्लिसिटी से आप हमेशा चाहते हैं, अनंत ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस आईपीओ के रिलेटेड, क्लियर कट वर्ड्स में मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आप ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी 1,10,000 से ज्यादा मेंबर्स बन चुके हैं। बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनसे बच के रहिएगा। ओरिजिनल पे आपको सबसे ज्यादा 1,10,000 मेंबर्स मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट समझते हैं। 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, प्रिसिजन प्रोडक्ट्स बनाती है और प्रिसिजन कंपोनेंट्स बनाती है। नेशनल इंपॉर्टेंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस एरोस्पेस प्रोग्राम, उसी के साथ साथ बात करी जाए तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम, इन तीनों प्रोग्राम्स में कंपनी का काफी इंपॉर्टेंट रोल हमेशा होता है। अगर कंपनी के मेन काम के बारे में बात करी जाए और कितना रेवेन्यू आता है वो समझने की कोशिश करें ना, सबसे पहला आता है न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड इस कंपनी का रोल। 14% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो कंपनी का होता है वो यहीं से आता है। इसके अंदर कुछ मेजर काम आते हैं जैसे कि फ्यूल मशीन को हेड करना, उसके अलावा ड्राइव मैकेनिज्म के ऊपर ध्यान देना और फाइनली कॉलम एंड कूलेंट से रिलेटेड जितने भी चैनल असेंबलीज होती है उनको मेंटेन करना। यहां से कंपनी का 16% के आसपास का रेवेन्यू, रादर 14% से लेके 16% का रेवेन्यू आता है। नेक्स्ट बात करी जाए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जहां से कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है, 64% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कंपनी का आता है क्लीन एनर्जी प्रोग्राम से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, चाहे हो पावर यूनिट्स प्रोवाइड करना, हॉट बॉक्सेस प्रोवाइड करना, हाइड्रोजन बॉक्सेस प्रोवाइड करना या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं क्लीन एनर्जी प्रोग्राम से रिलेटेड, जहां पे कंपनी का रफली 64% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है। चाहे वो इसरो के कुछ प्रोजेक्ट्स हो, GSLV Mark 3 हो या फिर हो अग्नि, इन सभी प्रोजेक्ट्स में कंपनी का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। और कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें ना, ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्हें आप और हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसरो, DRDO, रेफेल, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स है, नेशनल इंपॉर्टेंस के कुछ क्लाइंट है जिससे कंपनी कैटर करती है। आज के दिन कंपनी के पास 7 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है हैदराबाद, तेलंगाना में। वहां पे रफली कंपनी सारे के सारे काम करती है, चाहे वो काम हो प्रिसिजन मशीनिंग से रिलेटेड या फिर हो स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन, हीट ट्रीटमेंट देना हो या फिर टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल हो या कोई सा भी प्रोसेस हो, इन्हीं 7 यूनिट्स में किया जाता है। अब कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करी जाए तो सबसे पहला पॉजिटिव आता है कंपनी के पास काफी वाइड रेंज ऑफ रिस्क है और प्रोडक्ट्स ना ऐसे है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, जिनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। सेकंड बात करी जाए, कंपनी के पास 7 मतलब काफी डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिट्स है जो कंपनी को एक डाइवर्सिटी देती है और थोड़ा सा सेफ्टी भी देती है। ऐसा नहीं है कंपनी किसी एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है काफी सारे डाइवर्सिफाइड सप्लायर्स है और क्लाइंट बेस भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और ऐसा डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, हमें समझना जरूरी हो जाता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जिसकी हम बात करने भी वाले, अच्छे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ ये कंपनी आ रही है, अच्छा मैनेजमेंट भी है और आने वाले समय में भी इस कंपनी के पास रेगुलरली काम आने वाला है। ये हमें काफी असर्टेनिटी के साथ बोलना इजी हो जाता है। सबसे पहले कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर नजर डालें तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, कंप्लीट रेड्डी फैमिली आपको कंपनी के प्रमोटर्स में मिल जाएगी। फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो टोटल एसेट्स रेगुलरली ग्रो हो रहे हैं, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 2800 मिलियन थे 2018 में, नेक्स्ट ईयर बढ़ के हो चुके थे 3000 मिलियन के ऊपर। 2020 31 मार्च 2020 तक हो चुके थे 3400 मिलियन के ऊपर और दिसंबर 2020 तक 3800 मिलियन तक पहुंच गए थे। मतलब रेगुलरली टोटल एसेट्स कंपनी के लिए बढ़ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो अगेन हमें स्टेडी ग्रोइंग रेट यहां पे भी मिलने वाली है। 2018 में था 1600 मिलियन, नेक्स्ट ईयर 1800 मिलियन से ऊपर 1859 मिलियन तक पहुंच चुके थे। 2020 की बात करें तो 2100 मिलियन से ऊपर थे और दिसंबर 2020 तक की बात करी जाए तो 1700 मिलियन से ऊपर कंपनी का टोटल रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो एक स्टेडी ग्रोइंग रेट के साथ कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं 54 मिलियन थे 2018 में। दिस वाज ड्यू टू सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो कंपनी ने बुक करे थे। नेक्स्ट ईयर बात करी जाए तो 391 मिलियन तक पहुंच गए थे। 2020 313 मिलियन, मतलब स्टेडी रेट है, थोड़ा सा कम हुए थे नेक्स्ट ईयर तक, बट स्टेडी रेट हम बोल सकते हैं। और फाइनली दिसंबर 2020 तक की बात करी जाए तो 280 मिलियन के आसपास तक कंपनी के टोटल रेवेन्यू हो चुके थे। तो एक स्टेडी रेट है कंपनी के टोटल रेवेन्यू की। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 15.77% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13 से 14% के बीच का है, जो ओके है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द सेगमेंट जिसमें ये कंपनी काम कर रही है। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सेगमेंट ये हमारे लिए होने वाला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी जाए और मार्जिन्स की बात करी जाए तो 37% से ये कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं लास्ट 3 इयर्स में, जो पॉजिटिव हो जाता है। पी रेशियो की बात करें तो 46 के आसपास का पी रेशियो कंपनी डिमांड कर रही है। और क्योंकि ये यूनिक कंपनी है, बहुत ज्यादा हमारे पास कॉम्पिटिटर्स नहीं है, पर फिर भी अगर हम इंडस्ट्री एवरेज के ऊपर नजर डालें तो 24 के आसपास का इंडस्ट्री एवरेज हमें मिल जाता है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी काफी स्टेबल है। 2019 में थी 13 के ऊपर की ईपीएस, नेक्स्ट ईयर हुई थी 11 के आसपास की, और अभी भी 10 के ऊपर की ईपीएस रेगुलरली मेंटेन हो रही है। क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी का ओके एक अच्छा है, उसको ध्यान में रखते हुए ईपीएस भी स्टेबल हम बोल सकते हैं। अब कंपनी के सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करी जाए, आखिरकार इस पैसों का होगा क्या, तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट होने वाला है डेट को रीपे करना। जैसे ही डेट रीपे होगा, कंपनी के मार्जिन्स और भी अच्छे होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सेकंड होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और थर्ड, जैसा कि हमें हर आईपीओ में मिलता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 3 मार्च को कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। 5 मार्च तक कंपनी का आईपीओ ओपन रहेगा। अगर मुझे अप्लाई भी करना हुआ 5 मार्च को 2 PM से पहले मैं अप्लाई करूंगा, क्योंकि एंड में कई बार दिक्कत आ जाती है। अलॉटमेंट की बात करें तो 10 मार्च तक अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगा। रिफंड स्टार्ट हो जाएगा 12 मार्च को। कई बार रिफंड आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं होती है। शेयर्स हमें मिलेंगे 15 मार्च को, लिस्टिंग हो जाएगी 16 मार्च पे, जहां पे इसकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी होगी। मिनिमम लॉट साइज होने वाला है 26 शेयर्स का। 14,950 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने की यहां पे जरूरत ही नहीं, क्योंकि जैसे ही 1,10,000 के आसपास एप्लीकेशन आ जाएगी, ये कंपनी का आईपीओ एक बार रिटेल कोटा में ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर पास्ट एक्सपीरियंस को देखें तो मिनिमम 7 टाइम्स से लेके 15 टाइम्स के बीच में रिटेल कोटा आराम से ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। इसीलिए कोई भी जरूरत है ही नहीं कि हम एक लॉट से ज्यादा को अप्लाई करें। ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है कि अगर आप ज्यादा लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम प्री होल्डिंग की बात करें, आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 62% के आसपास। आईपीओ के बाद में भी 50% से ऊपर की प्रमोटर की होल्डिंग रहने वाली है। अगर आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 574 से 575 का प्राइस बैंड होने वाला है। अगर मुझे अप्लाई भी करना हुआ तो मैं हमेशा यूज करूंगा कट ऑफ प्राइस। आई एम वेरी श्योर, अगर आप इस चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट बात करी जाए लिस्टिंग की, तो बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होने वाला है। आईपीओ का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, 596 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें से 123 करोड़ का तो एक फ्रेश इशू है, नए कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। बाकी बैलेंस 472 करोड़ का माल एग्जिस्टिंग ओनर बेच के ओएफएस के रूप में बेच के जा रहे हैं। ये हो गई है सारी डिटेल्स कवर। इससे पहले कि मेरे पर्सनल फाइनल डिसीजन ऑन दी फेस ऑफ इट क्या बन रहा है उसके ऊपर बात करें, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगे। वैसे भी ना, आईपीओ का सीजन तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। मार्च में तो आईपीओ की लड़ी लगने वाली है, इतने सारे बेहतरीन आईपीओ आने वाले हैं, जिसके लिए आपको डीमैट होना जरूरी हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस और ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी आपको मिल जाएगा। लगे यूजफुल तो आप कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं फाइनल पार्ट पे। अगर ऑन दी फेस ऑफ इट बात करी जाए तो एक अच्छी कंपनी हमारे पास आ रही है, काफी यूनिक कंपनी अपने बिजनेस मॉडल के साथ आ रही है। यहां पे लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस आज के माहौल को देखते हुए, इवन आफ्टर नोइंग कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन रिसेंटली हो चुका है, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए आई एम एक्सपेक्टिंग 25% के आसपास का लिस्टिंग इन यहां पे हमने मिलने की पूरी गुंजाइश हो जाती है। एक ऐसा आईपीओ जहां पे ऑन दी फेस ऑफ इट मैं पर्सनली अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक लॉट में अप्लाई करने का प्लान कर रहा हूं। फाइनल डिसीजन फाइनल डे पे लूंगा, पर ये आईपीओ कंपेयर टू अदर आईपीओ जो रिसेंटली आए हैं काफी स्ट्रांग लग रहा है। एक अच्छी कंपनी है, यूनिक कंपनी, जहां पे हमारी नजर बनाना जरूरी हो जाता है। आपका पर्सनल क्या फाइनल डिसीजन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसीजन लिए बिना कोई भी काम मत करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। डीमैट नहीं है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।